चैप्टर 41 भार्गव का प्रपोजल। भार्गव मिस्टर लारेस को छोड़कर घर चला आया था। आते ही उसने देखा कि रूबी किचन में कुछ बना रही थी। भार्गव उसके साथ मस्ती करने के लिए कहा, मॉम आज मुझे भूख नहीं, तुम लोग भी बाहर से ऑर्डर कर लो। वैसे आज रूबी से खाना बनाने के लिए किसने कहा था? रूही यह सुनकर गुस्से से हाथ में बेलन लिए बाहर आए। भार्गव ने देखा कि रूबी के हाथ में बेलन था। वह अचानक से बोला, रूबी इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैंने बस ऐसे ही कह दिया। वैसे तुम खाना वैसे बहुत अच्छा बनाती हो। तुमने जो पिछली बार मेरे बर्थडे में पनीर टिक्का बनाई थी उसका कोई जवाब नहीं। उसका स्वाद इतना लाजवाब था कि पूछो मत, मैं अभी तक उसका स्वाद नहीं भुला। रूबी जैसे ही यह सुना उसका गुस्सा सतेवें आसमान पे चढ़ गया। वह बेलन को दूर से ही फेंक की मारी। भार्गव उसके तरफ देखते हुए बोला। भार्गव बोला, सॉरी रूबी, मैं उस दिन की बात नहीं करूंगा। सॉरी रूबी, तुम कुछ मत बोलो। रूबी की आंखों में देखता हुआ भार्गव अपने मन में सोचना लगा कि आखिरकार उस दिन ऐसा क्या हुआ था। चलिए पढ़ते हैं पिछले 5 साल के बाद। भार्गव का आज जन्मदिन था क्योंकि उसके डैड उसे 5 अप्रैल को मिला था। सभी लोग खुश दिख रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत तब आई जब उसने देखा कि उस शाम की पार्टी में रूबी के साथ उसकी फ्रेंड दीपिका आई हुई थी और रूबी भार्गव के लिए स्पेशल पनीर टिक्का बनाने के लिए किचन में चली गई और दूसरी तरफ भार्गव ने देखा कि दीपिका उसके पास ही चली आ रही थी। भार्गव भी उसे जस्ट फ्रेंड की तरह कुछ बातें किया और दोनों अपने रूम में बैठे हुए थे और अचानक रूबी पनीर टिक्का का स्वाद टेस्ट कराने के लिए वहां आए तो उसने देखा भार्गव और दीपिका एक दूसरे को किस कर रहे थे, जिसे देखते ही रूबी का खून खौल उठा। उसके बाद क्या था, वह तुरंत अपन फ्रेंड को एक थप्पड़ लगा दिया उसके बाद। लेकिन गलती दोनों की थी। भार्गव को जितना सीधा वह समझती थी उतना था नहीं, लेकिन भार्गव की वजह से उसके 10 साल की फ्रेंडशिप को खत्म कर दिया। उसके बाद जब वह खाना खाने बैठे थे, भार्गव जानबूझकर सबके सामने उसकी पनीर टिक्के को छुआ तक नहीं और खा डिनर करके वह वहां से अपने रूम में जाने लगा। लेकिन उतने में रूबी का गुस्सा को देखकर वह उसके सारे गिफ्ट को उठाकर जला दिया। अब क्या ही था, उसके बाद उसने बिहेवियर पर सभी लोग बहुत नाराज हुए। उसके बाद रूबी पिछली 5 सालों का अपना गिफ्ट को 2 भागों में डिवाइड कर देती है। तब से लेकर अब तक रूबी उसे बर्थडे के डेट से नफरत करती है क्योंकि उसकी हर प्यारी चीज़ भार्गव के रूम में होती है। कहानी अब रूबी गुस्से से लाल थी। भार्गव ने बोला, मुझे मरने के लिए बैले फेंकने की क्या जरूरत, मुझे तो तुम आकर ही कर दो। ये सुनी रूबी और गुस्से से उसकी तरफ बढ़ने लगी, लेकिन जैसे ही वह उसके करीब पहुंची तो उसकी आंखों को देखकर उसका सारा गुस्सा ठंडा हो गया। वह हाथ उठाए लेकिन अपना हाथ पीछे कर लिए। उतने में विशाल की मॉम रिया अपने रूम से बाहर आ गई और फिर से दोनों लोग एक दूसरे से दूर हो गए। उसके बाद भार्गव अपने रूम में चला गया और कुछ रिसर्च करने लगा। आज उसे कॉलेज जाना, लेकिन वह तो कुछ पहले से ही प्लान किया था और वह कुछ और नहीं बल्कि प्रपोज करने के लिए रिसर्च कर रहा था। कुछ मूवी देखा, उस बाद कुछ लव के बारे में नोबल पढ़ा, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। भार्गव वही सब सोच रहा था कि इतने में दरवाजे के खटकने की आवाज़। भार्गव स्व कुछ छुपाए हुए दरवाजा खोला, देखा कि उसकी मॉम थी। भार्गव पूछा, क्या हुआ मॉम रिया, आज कॉलेज नहीं चलाना क्या तुम्हें? भार्गव बोला, नहीं मॉम, अभी तो क्या 3 दिन ही हुए, वैसे मुझे 1 हफ्ते बाद आने को कहा था उन्होंने तो। तुम जाओ, मुझे अर्क करना है। मॉम कहो तो आपको छोड़ आयु। रिया बेटा अब तुम गुस्सा मत हो, सब लोग समझ गए हैं। यहाँ तक कल प्रिंसिपल शाम को अपने घर भी आए थे, यही बट कारण के लिए कि तुम प्रोफेसर रवि को माफ़ कर दो। भार्गव ये सुनकर बोला, सॉरी मॉम, लेकिन मैं तो माफ़ नहीं करने वाला। और रही बात कॉलेज आने की तो मैं अगले हफ्ते ही मिलता हूँ, समझ गई ना आप? उसके बाद क्या था, रिया कुछ न बोलकर वहाँ से चली गए। उसकी मॉम के साथ रूबी भी कॉलेज चली गई। अब घर पर विशाल और भार्गव दोनों ही लोग थे। भार्गव ने उनके पास जाकर उनकी केस के बारे में कुछ बातें करने लगे। भार्गव पूछा, डैड अपने इस साइको किलर को पकड़ा जिसने उन लड़कियों को किडनैप करते थे, आखिर क्या निया? विशाल बोले, बेटा ये केस जितना आसान दिखाता है उतना होता नहीं। बड़े बड़े डिटेक्टिव कम से कम 1 महीने का समय मांगते हैं। मैंने तुम्हें बताया था कि यहाँ के केस की तरह ही सेम केस वहाँ भी था जिसे ये शैडो ने पकड़वाया। वह मैन सस्पेक्ट नहीं था, कोई और भी है जो हर जगह की साइट को जोड़कर रखा हुआ है, समझ गए कि नहीं? शैडो के लिए आसान था कि वह ये केस पीसीटी को पकड़ लिया, उसके घर जाकर और उसे मार भी दिया पुराने स्टाइल से, समझ गए कि नहीं कुछ? भार्गव मन में ही सोच रहा था कि अचानक उस डैड का कॉल आ गया। वे बात करने के लिए चले गए। भार्गव अब फिर से अकेले ही गए थे। उसके बाद क्या था, शाम हुई, भार्गव अपनी कार निकाली और रूबी के कॉलेज पहुंच गए। उसके बाद क्या था, उसको वहां से पिकअप किया और एक शॉपिंग स्टोर पर चले गए। वहां पर रूबी ने अपना ड्रेस बदला और फिर वे दोनों कार में बात कार कही जाने लगे। रूबी पूछी, क्या हुआ भार्गव, हम दोनों कहाँ जा रहे हैं? भार्गव कुछ नहीं बोला, वह शांत होकर बैठा हुआ था। उसके बाद क्या था, अचानक उसकी कार एक बड़े से पार्क की तरफ मुड़ा। रूबी देखती ही बोली, क्या बात हुई, कब से तुम पार्क आने लगे? भार्गव क्या बोलता, क्योंकि ऐसी जगह जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। क्या वह अपने दिल की बात बोल पाएगा? आखिर किस प्रकार भार्गव अपने प्यार का इजहार करेगा? क्या रूबी एक्सेप्ट कर लेगी? एक कुछ और होगा, आधा ट व पे छोटी ई की मात्रा आधा स ट। CH42 भार्गव का प्रपोजल 2 पार्क में हुए फेल। भार्गव रूबी को कॉलेज से ही पिकअप करके उसके साथ की घूमने के लिए निकल गए क्योंकि भार्गव रूबी से ऐसा कुछ कहना चाहता था जिसे वह समझ भी नहीं पाएगी। अब विशाल पानी कार एक पार्क के पास रोक लिए, जिसे देखकर रूबी कुछ सोच में पड़ गई। उसके यकीन नहीं हो रहा था कि भार्गव आज पार्क में आया था, वो भी उसके साथ। वह अचानक से पूछी,
रूबी, क्या हुआ भार्गव, आज तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, कहीं सिर में चोट वोट तो नहीं लगी? भार्गव, ऐसा क्यों कह रही हो रूबी, क्यों, क्या हुआ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। रूबी, क्यों, तुम पार्क कभी नहीं जाते थे और आज अचानक पार्क आ गए, वो भी बिना मेरे जिद किए हुए भी तुम पार्क आ गए, मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्या हो रहा था। भार्गव बोला, क्यों रूबी, मैं पार्क नहीं आ सकता क्या, मैं घूम नहीं सकता क्या रूबी, अब अंदर भी चलोगी या वैसे ही यही रहेगी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद की ही था, दोनों लोग अंदर जाने लगे। भार्गव जैसे कैसे अंदर जा रहा था, उसने देखा कि चारों तरफ लोबेर ही दिख रहे थे, हर लड़की के साथ एक लड़क बिठा हुआ था, कोई बातें कर रहे थे तो कोई रोमांस की सभी हदें को पार करके किस कर रहे थे, जिसे देखने के बाद उसकी हिम्मत कम होती जा रही थी। वह प्रपोज करने के मूड में था, लेकिन ये क्या, भार्गव की हिम्मत खत्म होती जा रही थी। भार्गव बोला, रूबी मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। रूबी बोलो ना, क्या हुआ, भार्गव बोला, वो रूबी मैं तुम्हें बचपन से कुछ और बोल, पता कि उतने में उसकी नज़र सामने एक लड़के पर पड़ गई जो को बढ़िया से एक हाथ में फूल लिए हुए वह बढ़िया से घुटने पर बैठकर प्रपोज कर रहा था, लेकिन था क्या, अचानक से वह लड़की उस लड़के को एक थप्पड़ मार दिए और जैसे ही थप्पड़ मारा उसे सभी देखने लगे। भार्गव ये घटना को देखकर डर गया, उसकी हिम्मत एकदम से टूट गई, वह कुछ बोल ही नहीं पाया। वह बात को बदलते हुए बोला, वो रिया तुम कुछ खाना पसंद करोगी क्या, मैं कैंटीन से ले लूँ? उसके बाद क्या ही था, भार्गव दो आइसक्रीम लेकर दोनों खाते हुए घूमने लगे, दोनों एक साथ किसी लवर से कम नहीं लग रहे थे, लेकिन भार्गव की ही हिम्मत नहीं हो रही थी। उतने में भार्गव के मोबाइल पर उसकी मॉम का कॉल आया। भार्गव देखकर थोड़ा सोचना लगा, वो कॉल उठाया और बोला, क्या हुआ मॉम, आप घर पहुंच गई क्या? रिया बोली, नहीं अभी मैं कॉलेज पहुंची हूँ, रूबी तुम्हारे साथ है क्या? भार्गव अब क्या बोले, अचानक वो बोला, नहीं मोम, हम दोनों शॉपिंग पर आए हुए थे, बस थोड़ी देर में आ जाएंगे, आप घर चली जाए। उसके बाद भार्गव रूबी के साथ पूरा पार्क घूम लिया, लेकिन वह किसके लिए उसे पार्क में लेकर आया था वह उसके बारे में कह न सका। रूबी भी कुछ समझ में नहीं पाई, उसे लगा कल वह दोनों किस कर लिए थे तो शायद आज उनकी पहली डेट हो, लेकिन उसे क्या पता कि भार्गव उसे प्रपोज करने वाला था। पार्क में घूमने में बाद रूबी बोली, भार्गव मुझे भूख लगी है, कहीं रेस्टोरेंट में चले क्या हम? उसके बाद दोनों लोग पार्क से रेस्टोरेंट में चले गए। भार्गव को एक और उम्मीद जगी, वह सोचा कि शायद अब वह उससे अपने दिल की बात कर सके, इसीलिए वह मूनलाइट पर चले गए। उसके बाद वह बढ़िया से एक केक ऑर्डर किया, उसके बाद वह वॉशरूम में चला गया, बॉल सेट किए, उसके बाद मुंह धूल पाने बैग से एक क्रीम निकालकर अपने चेहरे पर लगाया। अब अपने आप से बोला, इतना हैंडसम हूं मैं, आखिर कौन लड़की मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बनना चाहेगी? उसके बाद क्या था, भार्गव वॉशरूम से बाहर निकला, वह देखा कि रूबी अपनी टेबल पर बैठी हुई थी, उसका फेवरेट केक और कुछ डिशेस टेबल पर आ चुकी थी। वह पहुंचकर ओनी सीट को पीछे खींचा और उस पर बैठने लगा। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि वह अपने हाथों से बड़े प्यार से रूबी को केक खिलाऊंगा, लेकिन तभी उसकी नज़र सामने की टेबल पर पड़ी जहां पर ए लड़का लड़की बातें कर रहे थे और उनके टेबल पर सेम चॉकलेट केक पड़ा हुआ था। उसके बाद क्या थे, जैसे ही वो लड़का केक को उसको खिलाना चाहा, लड़की गुस्से में केक को उठाकर उसके मुंह पर मार दिया। उसके बाद वह वहां से चली गई। भार्गव ये सब देखकर और भी डर गया, वह अभी चम्मच को केक के पास लगाया ही था, वह डर के मारे केक को खुद खा लिया। अब क्या ही था, वह अपने आप से कहा, मैं बड़े बड़े प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर लेता हूँ, लेकिन ये किसी को प्रपोज करने की हिम्मत नहीं हो रही है। उसके बाद क्या ही था, भार्गव और रूबी चुपचाप वहां पर डिनर किए और वहां से वह शॉपिंग मॉल के लिए निकल गया। अब है क्या होने वाले थे, क्या भार्गव रूबी से अब की बार अपने दिल की बात को कह पाएगा या नहीं? क्या भार्गव और रूबी का प्यार होगा सक्सेस, की होगी किसी नई मुसीबत से मुलाकात? आगे की कहानी पढ़ते रहिए डिटेक्टिव सो केवल पॉकेट नोवेल पर। लड़की गुस्से में केक को उठाकर उसके मुंह पर मार दिया, उसके बाद वह वहां से चली गई। भार्गव ये सब देखकर और भी डर गया, वह अभी चम्मच को केक के पास लगाया ही था, वह डर के मारे केक को खुद खा लिया। अब क्या ही था, वह अपने आप से कहा, मैं बड़े बड़े प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर लेता हूँ, लेकिन ये किसी को प्रपोज करने की हिम्मत नहीं हो रही है। उसके बाद क्या ही था, भार्गव और रूबी चुपचाप वहां पर डिनर किए और वहां से वह शॉपिंग मॉल के लिए निकल गया। अब है क्या होने वाले थे, क्या भार्गव रूबी से अब की बार अपने दिल की बात को कह पाएगा या नहीं? क्या भार्गव और रूबी का प्यार होगा सक्सेस, की होगी किसी नई मुसीबत से मुलाकात? CH43 अनटाइटल्ड चैप्टर। भार्गव रूबी को कॉलेज से ही पिकअप करके उसके साथ की घूमने के लिए निकल गए, क्योंकि भार्गव रूबी से ऐसा कुछ कहना चाहता था जिसे वह समझ भी नहीं पाएगी। अब विशाल पानी कार एक पार्क के पास रोक लिए, जिसे देखकर रूबी कुछ सोच में पड़ गई। उसके यकीन नहीं हो रहा था कि भार्गव आज पार्क में आया था, वो भी उसके साथ। वह अचानक से पूछी, रूबी क्या हुआ भार्गव, आज तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, कहीं सिर में चोट वोट तो नहीं लगी? भार्गव ऐसा क्यों कह रही हो रूबी, क्यों, क्या हुआ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। रूबी क्यों, तुम पार्क कभी नहीं जाते थे और आज अचानक पार्क आ गए, वो भी बिना मेरे जिद किए हुए भी तुम पार्क आ गए, मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्या हो रहा था। भार्गव बोला, क्यों रूबी, मैं पार्क नहीं आ सकता क्या, मैं घूम नहीं सकता क्या रूबी, अब अंदर भी चलोगी या वैसे ही यही रहेगी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद की ही था, दोनों लोग अंदर जाने लगे। भार्गव जैसे कैसे अंदर जा रहा था, उसने देखा कि चारों तरफ लोबेर ही दिख रहे थे, हर लड़की के साथ एक लड़क बिठा हुआ था, कोई बातें कर रहे थे तो कोई रोमांस की सभी हदें को
पार करके किस कर रहे थे, जिसे देखने के बाद उसकी हिम्मत कम होती जा रही थी। वह प्रपोज करने के मूड में था, लेकिन ये क्या, भार्गव की हिम्मत खत्म होती जा रही थी। भार्गव बोला, रूबी मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। रूबी बोलो ना, क्या हुआ। भार्गव बोला, वो रूबी मैं तुम्हें बचपन से कुछ और बोल पता कि उतने में उसकी नज़र सामने एक लड़के पर पड़ गई, जो को बढ़िया से एक हाथ में फूल लिए हुए वह बढ़िया से घुटने पर बैठकर प्रपोज कर रहा था। लेकिन था क्या, अचानक से वह लड़की उस लड़के को एक थप्पड़ मार दिए, और जैसे ही थप्पड़ मारा उसे सभी देखने लगे। भार्गव ये घटना को देखकर डर गया, उसकी हिम्मत एकदम से टूट गई, वह कुछ बोल ही नहीं पाया। वह बात को बदलते हुए बोला, वो रिया तुम कुछ खाना पसंद करोगी क्या, मैं कैंटीन से ले लूँ। उसके बाद क्या ही था, भार्गव 2 आइसक्रीम लेकर दोनों खाते हुए घूमने लगे। दोनों एक साथ किसी लवर से कम नहीं लग रहे थे, लेकिन भार्गव की ही हिम्मत नहीं हो रही थी। उतने में भार्गव के मोबाइल पर उसकी मॉम का कॉल आया। भार्गव देखकर थोड़ा सोचना लगा, वो कॉल उठाया और बोला, क्या हुआ मॉम, आप घर पहुंच गई क्या। रिया बोली, नहीं अभी मैं कॉलेज पहुंची हूँ, रूबी तुम्हारे साथ है क्या। भार्गव अब क्या बोले, अचानक वो बोला, नहीं मोम हम दोनों शॉपिंग पर आए हुए थे, बस थोड़ी देर में आ जाएंगे, आप घर चली जाए। उसके बाद भार्गव रूबी के साथ पूरा पार्क घूम लिया, लेकिन वह किसके लिए उसे पार्क में लेकर आया था वह उसके बारे में कह न सका। रूबी भी कुछ समझ में नहीं पाई, उसे लगा कल वह दोनों किस कर लिए थे तो शायद आज उनकी पहली डेट हो, लेकिन उसे क्या पता कि भार्गव उसे प्रपोज करने वाला था। पार्क में घूमने में बाद रूबी बोली, भार्गव मुझे भूख लगी है, कहीं रेस्टोरेंट में चले क्या हम। उसके बाद दोनों लोग पार्क से रेस्टोरेंट में चले गए। भार्गव को एक और उम्मीद जगी, वह सोचा कि शायद अब वह उससे अपने दिल की बात कर सके, इसीलिए वो मूनलाइट पर चले गए। उसके बाद वह बढ़िया से एक केक ऑर्डर किया, उसके बाद वह वॉशरूम में चला गया, बॉल सेट किए, उसके बाद मुंह धूल पाने बैग से एक क्रीम निकालकर अपने चेहरे पर लगाया। अब अपने आप से बोला, इतना हैंडसम हूँ मैं, आखिर कौन लड़की मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बनना चाहेगी। उसके बाद क्या था, भार्गव वॉशरूम से बाहर निकला, वह देखा कि रूबी अपनी टेबल पर बैठी हुई थी, उसका फेवरेट केक और कुछ डिशेस टेबल पर आ चुकी थी। वह पहुंचकर ओनी सीट को पीछे खींचा और उस पर बैठने लगा। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि वह अपने हाथों से बड़े प्यार से रूबी को केक खिलाऊंगा, लेकिन तभी उसकी नज़र सामने की टेबल पर पड़ी, जहां पर ए लड़का लड़की बातें कर रहे थे और उनके टेबल पर सेम चॉकलेट केक पड़ा हुआ था। उसके बाद क्या थे, जैसे ही वो लड़का केक को उसको खिलाना चाहा, लड़की गुस्से में केक को उठाकर उसके मुंह पर मार दिया। उसके बाद वह वहां से चली गई। भार्गव ये सब देखकर और भी डर गया, वह अभी चम्मच को केक के पास लगाया ही था, वह डर के मारे केक को खुद खा लिया। अब क्या ही था, वह अपने आप से कहा, मैं बड़े बड़े प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर लेता हूँ, लेकिन ये किसी को प्रपोज करने की हिम्मत नहीं हो रही है। उसके बाद क्या ही था, भार्गव और रूबी चुपचाप वहां पर डिनर किए और वहां से वह शॉपिंग मॉल के लिए निकल गया। अब है क्या होने वाले थे, क्या भार्गव रूबी से अब की बार अपने दिल की बात को कह पाएगा या नहीं। क्या भार्गव और रूबी का प्यार होगा सक्सेस, की होगी किसी नई मुसीबत से मुलाकात। लड़की गुस्से में केक को उठाकर उसके मुंह पर मार दिया। उसके बाद वह वहां से चली गई। भार्गव ये सब देखकर और भी डर गया, वह अभी चम्मच को केक के पास लगाया ही था, वह डर के मारे केक को खुद खा लिया। अब क्या ही था, वह अपने आप से कहा, मैं बड़े बड़े प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर लेता हूँ, लेकिन ये किसी को प्रपोज करने की हिम्मत नहीं हो रही है। उसके बाद क्या ही था, भार्गव और रूबी चुपचाप वहां पर डिनर किए और वहां से वह शॉपिंग मॉल के लिए निकल गया। अब है क्या होने वाले थे, क्या भार्गव रूबी से अब की बार अपने दिल की बात को कह पाएगा या नहीं। क्या भार्गव और रूबी का प्यार होगा सक्सेस, की होगी किसी नई मुसीबत से मुलाकात। आगे की कहानी पढ़ते रहिए डिटेक्टिव सो केवल पॉकेट नोवेल पर। भार्गव रूबी को कॉलेज से ही पिकअप करके उसके साथ की घूमने के लिए निकल गए, क्योंकि भार्गव रूबी से ऐसा कुछ कहना चाहता था जिसे वह समझ भी नहीं पाएगी। अब विशाल पानी कार एक पार्क के पास रोक लिए, जिसे देखकर रूबी कुछ सोच में पड़ गई। उसके यकीन नहीं हो रहा था कि भार्गव आज पार्क में आया था, वो भी उसके साथ। वह अचानक से पूछी, रूबी क्या हुआ भार्गव, आज तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, कहीं सिर में चोट वोट तो नहीं लगी। भार्गव ऐसा क्यों कह रही हो रूबी, क्यों क्या हुआ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। रूबी क्यों, तुम पार्क कभी नहीं जाते थे और आज अचानक पार्क आ गए, वो भी बिना मेरे जिद किए हुए भी तुम पार्क आ गए, मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्या हो रहा था। भार्गव बोला, क्यों रूबी मैं पार्क नहीं आ सकता क्या, मैं घूम नहीं सकता क्या। रूबी अब अंदर भी चलोगी या वैसे ही यही रहेगी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद की ही था, दोनों लोग अंदर जाने लगे। भार्गव जैसे कैसे अंदर जा रहा था, उसने देखा कि चारों तरफ लोबेर ही दिख रहे थे, हर लड़की के साथ एक लड़क बिठा हुआ था, कोई बातें कर रहे थे तो कोई रोमांस की सभी हदें को पार करके किस कर रहे थे, जिसे देखने के बाद उसकी हिम्मत कम होती जा रही थी। वह प्रपोज करने के मूड में था, लेकिन ये क्या, भार्गव की हिम्मत खत्म होती जा रही थी। भार्गव बोला, रूबी मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। रूबी बोलो ना, क्या हुआ। भार्गव बोला, वो रूबी मैं तुम्हें बचपन से कुछ और बोल पता कि उतने में उसकी नज़र सामने एक लड़के पर पड़ गई, जो को बढ़िया से एक हाथ में फूल लिए हुए वह बढ़िया से घुटने पर बैठकर प्रपोज कर रहा था। लेकिन था क्या, अचानक से वह लड़की उस लड़के को एक थप्पड़ मार दिए और जैसे ही थप्पड़ मारा उसे सभी देखने लगे। भार्गव ये घटना को देखकर डर गया, उसकी हिम्मत एकदम से टूट गई, वह कुछ बोल ही नहीं पाया। वह बात को बदलते हुए बोला, वो रिया तुम कुछ खाना पसंद करोगी क्या, मैं कैंटीन से ले लूँ।
उसके बाद क्या ही था, भार्गव 2 आइसक्रीम लेकर दोनों खाते हुए घूमने लगे। दोनों एक साथ किसी लवर से कम नहीं लग रहे थे, लेकिन भार्गव की ही हिम्मत नहीं हो रही थी। उतने में भार्गव के मोबाइल पर उसकी मॉम का कॉल आया। भार्गव देखकर थोड़ा सोचना लगा, वो कॉल उठाया और बोला, क्या हुआ मॉम, आप घर पहुंच गई क्या? रिया बोली, नहीं अभी मैं कॉलेज पहुंची हूँ, रूबी तुम्हारे साथ है क्या? भार्गव अब क्या बोले, अचानक वो बोला, नहीं मोम, हम दोनों शॉपिंग पर आए हुए थे, बस थोड़ी देर में आ जाएंगे, आप घर चली जाए। उसके बाद भार्गव रूबी के साथ पूरा पार्क घूम लिया, लेकिन वह किसके लिए उसे पार्क में लेकर आया था वह उसके बारे में कह न सका। रूबी भी कुछ समझ में नहीं पाई। उसे लगा कल वह दोनों किस कर लिए थे तो शायद आज उनकी पहली डेट हो, लेकिन उसे क्या पता कि भार्गव उसे प्रपोज करने वाला था। पार्क में घूमने में बाद रूबी बोली, भार्गव मुझे भूख लगी है, कहीं रेस्टोरेंट में चले क्या हम? उसके बाद दोनों लोग पार्क से रेस्टोरेंट में चले गए। भार्गव को एक और उम्मीद जगी, वह सोचा कि शायद अब वह उससे अपने दिल की बात कर सके, इसीलिए वो मूनलाइट पर चले गए। उसके बाद वह बढ़िया से एक केक ऑर्डर किया। उसके बाद वह वॉशरूम में चला गया, बॉल सेट किए। उसके बाद मुंह धूल पाने बैग से एक क्रीम निकालकर अपने चेहरे पर लगाया। अब अपने आप से बोला, इतना हैंडसम हूं मैं, आखिर कौन लड़की मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बनना चाहेगी? उसके बाद क्या था, भार्गव वॉशरूम से बाहर निकला, वह देखा कि रूबी अपनी टेबल पर बैठी हुई थी। उसका फेवरेट केक और कुछ डिशेस टेबल पर आ चुकी थी। वह पहुंचकर ओनी सीट को पीछे खींचा और उस पर बैठने लगा। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि वह अपने हाथों से बड़े प्यार से रूबी को केक खिलाऊंगा, लेकिन तभी उसकी नज़र सामने की टेबल पर पड़ी जहां पर ए लड़का लड़की बातें कर रहे थे और उनके टेबल पर सेम चॉकलेट केक पड़ा हुआ था। उसके बाद क्या थे, जैसे ही वो लड़का केक को उसको खिलाना चाहा, लड़की गुस्से में केक को उठाकर उसके मुंह पर मार दिया। उसके बाद वह वहां से चली गई। भार्गव ये सब देखकर और भी डर गया। वह अभी चम्मच को केक के पास लगाया ही था, वह डर के मारे केक को खुद खा लिया। अब क्या ही था, वह अपने आप से कहा, मैं बड़े बड़े प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर लेता हूँ, लेकिन ये किसी को प्रपोज करने की हिम्मत नहीं हो रही है। उसके बाद क्या ही था, भार्गव और रूबी चुपचाप वहां पर डिनर किए और वहां से वह शॉपिंग मॉल के लिए निकल गया। अब है क्या होने वाले थे, क्या भार्गव रूबी से अब की बार अपने दिल की बात को कह पाएगा या नहीं? क्या भार्गव और रूबी का प्यार होगा सक्सेस, की होगी किसी नई मुसीबत से मुलाकात? लड़की गुस्से में केक को उठाकर उसके मुंह पर मार दिया। उसके बाद वह वहां से चली गई। भार्गव ये सब देखकर और भी डर गया। वह अभी चम्मच को केक के पास लगाया ही था, वह डर के मारे केक को खुद खा लिया। अब क्या ही था, वह अपने आप से कहा, मैं बड़े बड़े प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर लेता हूँ, लेकिन ये किसी को प्रपोज करने की हिम्मत नहीं हो रही है। उसके बाद क्या ही था, भार्गव और रूबी चुपचाप वहां पर डिनर किए और वहां से वह शॉपिंग मॉल के लिए निकल गया। अब है क्या होने वाले थे, क्या भार्गव रूबी से अब की बार अपने दिल की बात को कह पाएगा या नहीं? क्या भार्गव और रूबी का प्यार होगा सक्सेस, की होगी किसी नई मुसीबत से मुलाकात? CH44 मॉल में मर्डर। भार्गव अपने प्यार का इजहार करने के लिए रूबी को पार्क में ले आया थे, लेकिन वहां एक लड़के की वजह से उसका लव प्रपोजल अटेम्प्ट खराब हो गया। लेकिन भार्गव ने बड़ी हिम्मत करके उसे दोबारा रेस्टोरेंट में ले गया। वहां पर एक डार्क फॉरेस्ट चॉकलेट ऑर्डर किया, लेकिन ये क्या, वो उसे प्रपोज करने ही वाला था कि उससे पहले ही वह देखा कि उसके सामने एक लड़के ने सेम केक ऑर्डर किया था और जैसे ही वह उसे प्रपोज किया, लड़की में सारा केक उसके मुंह पे दे मारा। ये देखकर भार्गव डर गया, उसकी हिम्मत खराब हो गई, उसका यह अटेम्प्ट भी खराब हो गया। उसके बाद रूबी वहां से निकली और घर जाने को कहने लगी, लेकिन भार्गव उसका हाथ पकड़कर बोला, क्यों ना हम कुछ शॉपिंग कर ले, वैसे भी हमें बहुत दिन हो गए हैं। रूबी भी माना नहीं कर सकी। उसके बाद भार्गव उसे लेकर शॉपिंग करने के लिए जाने लगा। वह अपने आप से कहा कि मैंने प्रपोज करने के लिए पूरे 2 बुक पढ़ी, क्या वाहियात आइडिया था उन बुक में, नब मुझे ही कुछ करना होगा। भार्गव शॉपिंग मॉल पहुंच गए। वे दोनों शॉपिंग करने ले लिए अंदर चले गए। उसके बाद भार्गव अपने लिए कुछ कपड़े को चूज किया, उसमें वह एक पार्टी शूट भी ऐड कर लिया। उसके बाद वह ट्रायल करने के लिए चला गया। वहां से वह अकेले एक ज्वेलरी शॉप में गया और वहां से वह एक नेकलेस लिया। उड़ाई बाद जल्दी जल्दी रिया के पास चला आया। वह देख कि रूबी अभी ट्रायल रूम पर ही थी। कुछ देर के बाद रूबी ट्रायल रूम से बाहर निकली। भार्गव उसे देखता ही रह गया, उसकी निगाहें उसकी ऊपर से हटने का नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि रूबी पिंक कलर का ड्रेस पहनी हुई थी जिसमें वह किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। भार्गव का उसे देखते ही सपनों में खो गया। रूबी आवाज दे रही थी, लेकिन भार्गव अपने में ही खोया हुआ था। रूबी ने देखा कि भार्गव उसकी बात का जवाब नहीं दे रहा था। वह जोर से चिल्लाकर बोली, भार्गव। भार्गव अचानक से अपने सपने से बाहर आ गया। वह देखा कि रूबी की आंखें लाल हो चुकी थी। वह बोला, सॉरी रूबी, वो मैं कहीं खोसा गया था। कि हुआ, तुमने शॉपिंग कर लिया क्या? रूबी गुस्से से अपना पैर पटकते हुई बोली, ये ड्रेस मेरे ऊपर कैसे लग रही है, क्या मैं अच्छी लग रही हूं ना? भार्गव जवाब देने के बजाय सीधे उसके पास ही चला गया और उसे हक करते हुए उसके कान में धीरे से बोला, तुम इतनी अच्छी लग रही हो कि मेरा ध्यान तुमसे हट ही नहीं रहा है। रूबी भार्गव की बात सुनकर हंसने लगी और दोनों लोग बातें करते हुए काउंटर पर आ गए। वहां वह देखा कि सामने से ऑफिसर आ रही थी। भार्गव रूबी को देखा कि उसका ध्यान दूसरी तरफ था, शायद वह कुछ कर रही थी। भार्गव जल्दी से आकर उसके सामने खड़ा हो गया।
रूबी कुछ समझ नहीं पाई। भार्गव देखा कि ऑफिसर वहां से गायब हो गई। उसे लगा यही समय है कि वहां से गायब होने का, लेकिन ये क्या। जब वह गेट पर पहुंचा तो देखा कि वहां पर कुछ पुलिस अधिकारी खड़े थे और वे लोग गेट को बंद कर दिए थे, किसी को भी अंदर बाहर नहीं जाने दे रहे थे। भार्गव समझ गया कि ऑफिसर यहाँ पर क्यों आई हुई है, शायद कुछ तो बहुत बड़ा हुआ था जो भार्गव को पता नहीं चला। उसके बाद क्या ही था। भार्गव रूबी से बोला, सॉरी रूबी, हम लोग को अब यही रुकना पड़ेगा, शायद यहाँ किसी का मर्डर हुआ है। वे देखो कैसे पुलिस सभी को रुकने के लिए कह रहा है। भार्गव को बात सुनकर रूबी का होश ही उड़ गया। मर्डर, ये शब्द जितना जितना सरल है, इसका मतलब उतना ही गहरा है, क्योंकि यह शब्द सुनने के बाद अच्छे अच्छे लोगों के होश उड़ जाते हैं, भले ही जिसका मर्डर हुआ हो या जो किया उनसे परिचित ना हो, लेकिन बेचैनी सबके चेहरे पर झलकने लगी। भार्गव वहां से मर्डर वाली जगह जाने लगा। उसके साथ रूबी भी थी। दोनों लोग पहुंचे तो देखा कि वहां पर एक मर्डर नहीं बल्कि 3 लोगों का कत्ल हो गया था। ये कोई आम बात नहीं थी कि दिखने से तीनों लोग एक ही परिवार से लग रहे थे, जिसमें एक छोटा बच्चा भी था और शायद ये दोनों उनके पेरेंट्स होंगे। ऑफिसर वहीं पर खड़ी वहां के आसपास की सभी चीजों की तलाश कर रही थी। अचानक से उसकी निगाह भार्गव और रूबी पर पड़ी। दोनों को साथ देखकर वह थोड़ी गुस्सा हुई, लेकिन अपने आप को कंट्रोल करती हुई वहां पर जांच करने लगी। लेकिन ऑफिसर बार बार उन दोनों को देख रही थी, लेकिन भार्गव का ध्यान न ही रूबी पर था और न ही ऑफिसर पर था। उसका ध्यान तो उन मरे हुए लोगों पर था। उनके शरीर पर कोई भी खरोच नहीं था सिवाय उस बच्चे के, जिसके हाथों पर कई खरोच दिख रहा था। भार्गव समझ गया कि यह मर्डर किसी मकसद के लिए किया गया हो, शायद कोई उसका ही तरीका यूज करके उन लोगों का मर्डर किया हुआ था। फोरेंसिक टीम ने तुरंत बताया कि तीनों का मर्डर किसी जहरीली ड्रग से हुआ है, जिसे सुनकर ऑफिसर भार्गव की तरफ देखने लगी। आखिर आगे क्या होने वाला था? आखिर कौन था जो शैडो को फंसाने की कोशिश कर था? आखिर आगे क्या होने वाला था? क्या भार्गव ही इस मर्डर का जिम्मेदार होगा? आखिर कौन था जो उसे फंसाने की कोशिश कर रहा था? क्या सच में यह मर्डर शैडो हो किया था? क्या भार्गव अपने लव अटेम्प्ट में सक्सेस हो पाएगा? भी नहीं पढ़ते रहिए डिटेक्टिव सीईओ केवल पॉकेट नोवेल पर। भार्गव समझ गया कि यह मर्डर किसी मकसद के लिए किया गया हो, शायद कोई उसका ही तरीका यूज करके उन लोगों का मर्डर किया हुआ था। फोरेंसिक टीम ने तुरंत बताया कि तीनों का मर्डर किसी जहरीली ड्रग से हुआ है, जिसे सुनकर ऑफिसर भार्गव की तरफ देखने लगी। आखिर आगे क्या होने वाला था? आखिर कौन था जो शैडो को फंसाने की कोशिश कर था? आखिर आगे क्या होने वाला था? क्या भार्गव ही इस मर्डर का जिम्मेदार होगा? आखिर कौन था जो उसे फंसाने की कोशिश कर रहा था? क्या सच में यह मर्डर शैडो हो किया था? क्या भार्गव अपने लव अटेम्प्ट में सक्सेस हो? भार्गव प्रपोजल। मर्डर कौन? भार्गव रूबी को लेकर शॉपिंग मॉल ले गया था और वहां पर वह रूबी को प्रपोज करने वाला था कि इतने में उसे ऑफिसर दिख गई, जिसे देखकर वह शॉक रह गया। कुछ देर में उसे पता चला कि यह पर मर्डर हुआ था, वो भी एक नहीं तीन तीन। दिखाने में वह पूरी फैमिली लग रही थी और मारने का तरीका सेम शोडो की तरह से वही ड्रग्स उसे करके मारा गया था। भार्गव देखा तो वह शॉक रह गया। भार्गव के दिमाग में बहुत से सवाल गूंज रहे थे। आखिरकार यह क्या होने वाला था? भार्गव रूबी को मर्डर सीन पर ले गया था। रूबी ने जैसे ही ये देखा कि उसका दिमाग खराब हो गया, वह उसे घर लेकर जाने ही वाला था कि इतने में फोरेंसिक डिपार्टमेंट वाले ने बताया कि इन सभी का मर्डर जहरीली ड्रग्स हुआ है। वे भी तीनों को एक साथ ड्रग्स दिया गया है, जिससे तीनों मार गए। जैसे ही फोरेंसिक लोग ये बताए, नम्रता में तुरंत भार्गव की तरफ नजर टिका दी। वह भी परेशान था को ये सब क्यों और कैसे हुआ था। लेकिन तभी अचानक से मॉल वाले ने अपने सेफ्टी के लाए डिटेक्टिव विशाल को बुला लिए। उसके बाद क्या था? भार्गव ने ये किया ही नहीं था। ये जरूर इसके यूपीए जांच बैठने के लिए किया का रह था, तो इसीलिए भार्गव ने काफी देर तक अपन दिमाग लगाया, लेकिन यह आसान नहीं था। विशाल पहुंचते ही सभी लोगों को वहां से काने के लिए कह दिया, क्योंकि कैमरा में मर्डर करते समय कुछ भी नहीं दिखा था जैसा उसका उम्मीद थी। वह कोई डायरेक्ट सीन नहीं थी। किस्मत इतनी खराब थी कि भार्गव ने जिस शॉप पर गया था, ठीक इसके पीछे वे तीनों भी गए हुए थे। हालांकि अभी तक किसी को भार्गव के ऊपर शक नहीं हो रहा था, लेकिन नम्रता को शक होने लगा था, मारना का सेम तरह का, जिसे देखकर सब डर जाए। विशाल ने सभी को जाने को कह दिया। भार्गव भी वहां से जाने लगा को तभी उतने में नम्रता में उसे रोकने हुए कहा, ओए लड़के रुको जरा, मुझे तुमसे कुछ काम है। भार्गव बोला, ठीक है, आप अपन काम करिए। भार्गव तुरंत ऑफिसर के पास चला गया और वह उसकी तलाश करने लगी। सभी जगह तलाश करने पे भी कुछ नहीं मिला। फिर विशाल बोले, सॉरी ऑफिसर, लेकिन आप जैसा सोच रही है, मर्डर मेरा बेटा नहीं जो सकता। वह एक शांत स्वभाव किस्म का लड़का है, इसका पढ़ा इनके अलावा कुछ भी नहीं आता। उसके बाद भार्गव रूबी को लेकर वहां से निकल गया। कार में दोनों लोग जा रहे थे। वीर अचानक से कार को रोक लिया और बोला, सॉरी रूबी, मुझे माफ करना, मुझे ऐसा कुछ होने को कोई उम्मीद नहीं थी। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। रूबी, जेड, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? भार्गव, वैसे भी तुम ज्यादा चिंता मत करो, बस अपना ध्यान दे और कुछ भी नहीं। विशाल बड़े ही प्यार से अपने पॉकेट से एक लाकेट डायमंड ब्रेसलेट निकला और उसे उसके हाथों में पहनते हुए बोला, रूबी, मैं कैसे बताऊं, मुझे दिल की बात कहना नहीं आता, लेकिन इतना जरूर पता है कि मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूं। मुझे से तुम्हारे आंखों में अंशु देखे नहीं जाते। तुम्हारे बिना दुनिया सुनी सी लगती है और तुम्हारे साथ हर पल खास होता है। क्या तुम मेरी जिंदगी की सबसे खास शख्स बनोगी? क्या तुम मेरे साथ अपनी जिंदगी का सफर साझा करोगी? मैं तुम्हारे अच्छे और बुरे वक्त दोनों पालों में साथ दूंगा। मैं इस वक्त तुम्हारे साथ रहूंगा जिस समय पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ रहेगी। आई लव यू रूबी।
आगे क्या होने वाला था? क्या रूबी भार्गव का लव प्रपोजल एक्सेप्ट करेगी या नहीं? क्या विशाल सॉल्व कर पाएंगे ये कैसे? क्या होने वाला था? भार्गव रूबी को लेकर शॉपिंग मॉल ले गया था और वहां पर वह रूबी को प्रपोज करने वाला था कि इतने में उसे ऑफिसर दिख गई, जिसे देखकर वह शॉक रह गया। कुछ देर में उसे पता चला कि यह पर मर्डर हुआ था, वो भी एक नहीं तीन तीन दिखाने में वह पूरी फैमिली लग रही थी और मारने का तरीका सेम शोडो की तरह से वही ड्रग्स उसे करके मारा गया था। भार्गव देखा तो वह शॉक रह गया। भार्गव के दिमाग में बहुत से सवाल गूंज रहे थे, आखिरकार यह क्या होने वाला था। भार्गव रूबी को मर्डर सीन पर ले गया था। रूबी ने जैसे ही ये देखा कि उसका दिमाग खराब हो गया, वह उसे घर लेकर जाने ही वाला था कि इतने में फोरेंसिक डिपार्टमेंट वाले ने बताया कि इन सभी का मर्डर जहरीली ड्रग्स हुआ है। वे भी तीनों को एक साथ ड्रग्स दिया गया है जिससे तीनों मार गए। जैसे ही फोरेंसिक लोग ये बताए, नम्रता में तुरंत भार्गव की तरफ नजर टिका दी। वह भी परेशान था को ये सब क्यों और कैसे हुआ था। लेकिन तभी अचानक से मॉल वाले ने अपने सेफ्टी के लाए डिटेक्टिव विशाल को बुला लिए। उसके बाद क्या था, भार्गव ने ये किया ही नहीं था ये जरूर इसके यूपीए जांच बैठने के लिए किया का रह था, तो इसीलिए भार्गव ने काफी देर तक अपन दिमाग लगाया, लेकिन यह आसान नहीं था। विशाल पहुंचते ही सभी लोगों को वहां से काने के लिए कह दिया, क्योंकि कैमरा में मर्डर करते समय कुछ भी नहीं दिखा था जैसा उसका उम्मीद थी। वह कोई डायरेक्ट सीन नहीं थी। किस्मत इतनी खराब थी कि भार्गव ने जिस शॉप पर गया था ठीक इसके पीछे वे तीनों भी गए हुए थे। हालांकि अभी तक किसी को भार्गव के ऊपर शक नहीं हो रहा था, लेकिन नम्रता को शक होने लगा था, मारना का सेम तरह का जिसे देखकर सब डर जाए। विशाल ने सभी को जाने को कह दिया। भार्गव भी वहां से जाने लगा को तभी उतने में नम्रता में उसे रोकने हुए कहा, ओए लड़के रुको जरा, मुझे तुमसे कुछ काम है। भार्गव बोला, ठीक है आप अपन काम करिए। भार्गव तुरंत ऑफिसर के पास चला गया और वह उसकी तलाश करने लगी। सभी जगह तलाश करने पे भी कुछ नहीं मिला। फिर विशाल बोले, सॉरी ऑफिसर, लेकिन आप जैसा सोच रही है मर्डर मेरा बेटा नहीं जो सकता। वो एक शांत स्वभाव किस्म का लड़का है, इसका पढ़ा इनके अलावा कुछ भी नहीं आता। उसके बाद भार्गव रूबी को लेकर वहां से निकल गया। कार में दोनों लोग जा रहे थे। वीर अचानक से कार को रोक लिया और बोला, सॉरी रूबी, मुझे माफ करना, मुझे ऐसा कुछ होने को कोई उम्मीद नहीं थी, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। रूबी जेड, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? भार्गव, वैसे भी तुम ज्यादा चिंता मत करो, बस अपना ध्यान दे और कुछ भी नहीं। विशाल बड़े ही प्यार से अपने पॉकेट से एक लाकेट डायमंड ब्रेसलेट निकला और उसे उसके हाथों में पहनते हुए बोला, रूबी मैं कैसे बताऊं, मुझे दिल की बात कहना नहीं आता, लेकिन इतना जरूर पता है कि मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूं। मुझे से तुम्हारे आंखों में अंशु देखे नहीं जाते। तुम्हारे बिना दुनिया सुनी सी लगती है और तुम्हारे साथ हर पल खास होता है। क्या तुम मेरी जिंदगी की सबसे खास शख्स बनोगी? क्या तुम मेरे साथ अपनी जिंदगी का सफर साझा करोगी? मैं तुम्हारे अच्छे और बुरे वक्त दोनों पालों में साथ दूंगा। मैं इस वक्त तुम्हारे साथ रहूंगा जिस समय पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ रहेगी। आई लव यू रूबी। आगे क्या होने वाला था? क्या रूबी भार्गव का लव प्रपोजल एक्सेप्ट करेगी या नहीं? क्या विशाल सॉल्व कर पाएंगे ये केस? क्या होने वाला आगे? CH46 मॉल में मर्डर। भार्गव फाइनली रूबी को लेकर शॉपिंग मॉल से बाहर लेकर चला आया था। उसके डैड एज डिटेक्टिव की तरह इस केस को हैंडल कर रहे थे, जिन्हें शॉपिंग मॉल के ओनर हैंडल कर रहे थे। अब क्या था, क्या भार्गव ने हो यह मर्डर किया था? भार्गव गाड़ी चलाकर काफी दूर पहुंच गया था और वह अचानक का रोक कर रूबी को प्रपोज कर दिया, जिसे सुनकर रूबी का चेहरे का एक्सप्रेशन ही बदल गया। आगे क्या होने वाला था? क्या रूबी एक्सेप्ट करेगी विशाल का प्रपोजल? कहानी अब रूबी को जैसे हो भार्गव प्रपोज किया, उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया। वह गुस्से से लाल हो गई। भार्गव ये देखकर डर गया। वह कुछ बोला पता कि इससे पहले ही रूबी बोली, रूबी भार्गव तुमने कहा कि तुम्हें प्रपोज करना नहीं आता, फिर भी तुमने इतने अच्छे तरीके प्रपोज किए हो, कोई भी लड़की इस प्रपोजल को ठुकरा नहीं पाएगी। भार्गव बात को बीच में कटते हुए बोला, रूबी ये सोच सच कर बोलना बंद करो, तुम ये बताओ कि तुम्हें कैसा लगा, क्या तुम्हें एक्सेप्ट है या नहीं? अगर है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो प्लीज ये बात किसी और से मत बताना। रूबी गुस्सा होते हुए बोली, विशाल ये तुम क्या कह रहे हो? पहले तो मेरी बात तो पूरी सुन लो। मैंने कब तुम्हें माना किया जो तुम पहले से कह रहे हो को मैं किसी और से न बताऊं? भार्गव बोला, सारी रूबी, वो मुझे डर लग रहा था, प्लीज यू कंटिन्यू। रूबी, मैंने कहा था कि तुमने जैस इतने अच्छे तरीके से प्रपोज किए कि कोई भी लड़की मना ना करे, तो मैं तो तुमसे बचपन से प्यार करती हो, मैं कैसे मना कर सकती हूँ? तुम मेरे बचपन के क्रश और प्यार दोनों हो। तुमने बड़े हिम्मत करके मुझे प्रपोज कर दिए, लेकिन मैं तो अपने दिल को बात को बार कहने की कोशिश कर रही थी और हर एक बार फेल हो जा रही थी। उसके बाद रूबी भार्गव को हक किया और दोनों लोग कुछ पल के बाद किस करने लगे। रूबी की बात को सुनकर विशाल बहुत खुश हुआ। आफ्टर सम टाइम भार्गव और रूबी दोनों घर पहुंचे और दोनों लोग अलग अलग हो गए। भार्गव जाने से पहले रूबी को उनका शॉपिंग बैग दिया और बोला, डॉक्टर जी उस मॉल वाली कुर्दी को भूल जाना, ज्यादा उसके बारे में चिंता मत करना। उसके बाद क्या ही था। भार्गव अपने घर चला गया। घर जाकर देखा तो उसकी मॉम सोफे पे बैठकर कुछ सोच रही थी, मानो वह किसी का इंतजार कर रही थी। उसके बाद क्या था? भार्गव की घर जाते ही वो बोली, क्या बात है बेटा, आज तुम अपने आप शॉपिंग करने चले गए? आज तो तुझे पास तो बहुत सारा टाइम है, न मॉल जा रहे हो, रेस्टोरेंट जा रहे हो, पार्क जा रहे हो। आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? कुछ हो तो बताना, शायद मुझसे दूर हो जाए। भार्गव बोला,
सारे मॉम वो मैं झूठ बोला, एक्चुअली आज रूबी का पार्क जाने की इच्छा हुई तो वहाँ चले गए और वहाँ से भूख लग गई तो रेस्टोरेंट चले गए। मैंने जैसा आपको कहा था कि हम लोग शॉपिंग करने के लिए आए थे तो वहाँ चले गए। सॉरी मॉम एंड डेज, ऐसा नहीं करूँगा। भार्गव की बात को सुनकर रिया हंसने लगी। वह बोली मैं तो मजाक कर रही थी, मुझे नहीं पता था कि तुम लोग सच में वहाँ गए हुए थे, लेकिन तुम झूठ नहीं बोल पाते मुझसे। अच्छा अब गए हो तो ठीक है, तुम्हारे लिए कुछ कुरियर आया हुआ है, मैंने तुम्हारे रूम में रख दिया है, तुम उसे देखा लो कि आखिरकार उसमें क्या है। भार्गव जैसे जी कुरियर का नाम सुना वो चौंक गया और बोला क्या मेरे लिए कुरियर, इस इंटरनेट के ज़माने में कुरियर। भार्गव अपने रूम में चला गया, जैसे हो उसने उस सामान को खोल था तो उसमें एक और बॉक्स था। भार्गव उसे हुई खोला जा कुछ उसकी नज़र के सामने, उसकी आंखें फटी को फटी की रह गई। उस विश्वास हो नहीं हो रहा था कि ये सब क्या था, आगे क्या होने वाला था। क्या भार्गव कुछ ऐसा पा गया था जिससे शैडो का राज जाता। आखिर कौन था वो सीक्रेट मैसेज वाला जिसमें करियर भेजा था। भार्गव फाइनली रूबी को लेकर शॉपिंग मॉल से बाहर लेकर चला आया था। उसके डैड इस डिटेक्टिव की तरह इस केस को हैंडल कर रहे थे जिन्हें शॉपिंग मॉल के ओनर हैंडल कर रहे थे। अब क्या था, क्या भार्गव ने हो यह मर्डर किया था। भार्गव गाड़ी चलाकर काफी दूर पहुंच गया था और वह अचानक का रोक कर रूबी को प्रपोज कर दिया, जिसे सुनकर रूबी का चेहरे का एक्सप्रेशन ही बदल गया। आगे क्या होने वाला था, क्या रूबी एक्सेप्ट करेगी विशाल का प्रपोजल। कहानी अब रूबी को जैसे हो भार्गव प्रपोज किया उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया, वह गुस्से से लाल हो गई। भार्गव ये देखकर डर गया, वह कुछ बोला पता कि इससे पहले ही रूबी बोली। रूबी, भार्गव तुमने कहा कि तुम्हें प्रपोज करना नहीं आता, फिर भी तुमने इतने अच्छे तरीके प्रपोज किए हो, कोई भी लड़की इस प्रपोजल को ठुकरा नहीं पाएगी। भार्गव बात को बीच में कटते हुए बोला, रूबी ये सोच सच कर बोलना बंद करो, तुम ये बताओ कि तुम्हें कैसा लगा, क्या तुम्हें एक्सेप्ट है या नहीं, अगर है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो प्लीज़ ये बात किसी और से मत बताना। रूबी गुस्सा होते हुए बोली, विशाल ये तुम क्या कह रहे हो, पहले तो मेरी बात तो पूरी सुन लो, मैंने कब तुम्हें माना किया जो तुम पहले से कह रहे हो को मैं किसी और से न बताऊं। भार्गव बोला, सारी रूबी वो मुझे डर लग रहा था, प्लीज यू कंटिन्यू। रूबी, मैंने कहा था कि तुमने जैस इतने अच्छे तरीके से प्रपोज किए कि कोई भी लड़की मना ना करे, तो मैं तो तुमसे बचपन से प्यार करती हूँ, मैं कैसे मना कर सकती हूँ, तुम मेरे बचपन के क्रश और प्यार दोनों हो, तुमने बड़े हिम्मत करके मुझे प्रपोज कर दिए, लेकिन मैं तो अपने दिल को बात को बार कहने की कोशिश कर रही थी और हर एक बार फेल हो जा रही थी। उसके बाद रूबी भार्गव को हग किया और दोनों लोग कुछ पल के बाद किस करने लगे। रूबी की बात को सुनकर विशाल बहुत खुश हुआ। आफ्टर सम टाइम भार्गव और रूबी दोनों घर पहुंचे और दोनों लोग अलग अलग हो गए। भार्गव जाने से पहले रूबी को उनका शॉपिंग बैग दिया और बोला, डॉक्टर जी उस मॉल वाली कुर्दी को भूल जाना, ज्यादा उसके बारे में चिंता मत करना। उसके बाद क्या ही था। भार्गव अपने घर चला गया। घर जाकर देखा तो उसकी मॉम सोफे पे बैठकर कुछ सोच रही थी, मानो वह किसी का इंतजार कर रही थी। उसके बाद क्या था। भार्गव की घर जाते ही वो बोली, क्या बात है बेटा, आज तुम अपने आप शॉपिंग करने चले गए, आज तो तुझे पास तो बहुत सारा टाइम है, न मॉल जा रहे हो, रेस्टोरेंट जा रहे हो, पार्क जा रहे हो, आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, कुछ हो तो बताना, शायद मुझसे दूर हो जाए। भार्गव बोला, सारे मॉम वो मैं झूठ बोला, एक्चुअली आज रूबी का पार्क जाने की इच्छा हुई तो वहाँ चले गए और वहाँ से भूख लग गई तो रेस्टोरेंट चले गए। मैंने जैसा आपको कहा था कि हम लोग शॉपिंग करने के लिए आए थे तो वहाँ चले गए। सॉरी मॉम एंड डेज, ऐसा नहीं करूँगा। भार्गव की बात को सुनकर रिया हंसने लगी। वह बोली, मैं तो मजाक कर रही थी, मुझे नहीं पता था कि तुम लोग सच में वहां गए हुए थे, लेकिन तुम झूठ नहीं बोल पाते मुझसे। अच्छा अब गए हो तो ठीक है, तुम्हारे लिए कुछ कुरियर आया हुआ है, मैंने तुम्हारे रूम में रख दिया है, तुम उसे देखा लो कि आखिरकार उसमें क्या है। भार्गव जैसे जी कुरियर का नाम सुना वो चौंक गया और बोला, क्या मेरे लिए कुरियर, इस इंटरनेट के ज़माने में कुरियर। भार्गव अपने रूम में चला गया, जैसे हो उसने उस सामान को खोल था तो उसमें एक और बॉक्स था। भार्गव उसे हुई खोला जा कुछ उसकी नज़र के सामने, उसकी आंखें फटी को फटी की रह गई। उस विश्वास हो नहीं हो रहा था कि ये सब क्या था, आगे क्या होने वाला था। क्या भार्गव कुछ ऐसा पा गया था जिससे शैडो का राज जाता। आखिर कौन था वो सीक्रेट मैसेज वाला जिसमें करियर भेजा था। CH-48 भार्गव को मिला धमकी। अपने अब तक पड़ा कि भार्गव अपने प्यार का इजहार रूबी से कर दिया था और वह सफल भी रहा, लेकिन जैसे ही वह घर पहुंचा तो उसकी मॉम रिया ने बताया कि उसके लिए कोई कुरियर आया हुआ था। भार्गव कंफ्यूज था कि आखिर कौन था जो उसके लिए कुरियर भेजेगा। उधर डिटेक्टिव विशाल ऑफिसर नम्रता के साथ उस केस को सॉल्व करने में लगे हुए थे। उनके सारे एविडेंस शैडो की तरफ ही इशारा कर रहे थे। ऑफिसर भी इस बात से चिंतित थी कि भार्गव तो वहां पर पहले से ही मौजूद था। उसके दिमाग में भी संदेह बने हुए थे कि शैडो ने ही इन मर्डर मिस्ट्री के शामिल है। भार्गव अपने रूम की तरफ बढ़ा तो उसने देखा कि उसके तबके पर एक लाल कलर का बॉक्स रखा हुआ था। इसके ऊपर भार्गव का नाम लिखा हुआ था। भार्गव देर न करते हुए तुरंत उस बॉक्स को ओपन किया। जैसे ही बॉक्स खुला उसने जो देखा उसका दिमाग ही फिर गया। आखिर ये क्या था। उस बॉक्स में किसी के 3 अंगुली थी जिसके ऊपर खून लगी हुई थी और एक पत्र था जो को शायद खून से लिखा गया था, इट्स टाइम टू रिवेंज नेक्स्ट टारगेट यू। भार्गव जैसे से उस पत्र को पढ़ा वह जोर से चिल्लाया। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर रिया उसके कमरे में आ गई। रिया ने जैसे देखी उसको चीखें निकल गई। वह भार्गव को गले से लगाते हुए बोली, भार्गव बेटा तुम डरो मत, बाकी का मैं सब कुछ संभाल लूंगी।
वो तुरंत इसकी जानकारी विशाल को दिया। विशाल और ऑफिसर दोनों तुरंत वहां से निकल लिए। भार्गव को शक होने लगा था कि हो ना हो ये अंगुलियां उन्हीं तीनों का होगा जिनका मर्डर मॉल में हुआ था, लेकिन भार्गव गौर करके उनके उंगली को नहीं देखा था क्योंकि तीनों लिटिल फिंगर ही थी। भार्गव सोच में पड़ गया, आखिरकार उसके घर पर ये उंगलियां कहाँ से आ गई? आखिर कौन है इनका मुर्डरर? क्या कोई ऐसा था जो डिटेक्टिव शैडो का राज जानता था? क्या होने वाला था कि भार्गव का राज खुल गया था? भार्गव को अब डर लगने लगा था कि कोई था जो उसका असलियत जनता था, लेकिन कैसे? उसने तो जानबूझकर अपनी कार्ड ऐसा जगह रखा था जिससे वह नम्रता को ही मिले, और हुआ भी ऐसा था। अचानक ये तीसरा कौन आ गया जो रिवेंज लेने वाला है? वो भी मुझसे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ देर के बाद विशाल और ऑफिसर नम्रता घर पहुंच गए। विशाल जैसे ही उन उंगलियों को देखा तो वह समझ गया था कि हो ना हो ये उंगलियां उन्हीं तीनों का ही है, और ये काम किसी और का नहीं बल्कि उसी का है जिसे मैंने करीब 10 साल पहले पकड़वाया था एक मर्डर के कैसे में। उसमें भी सेम यही कहानी थी, वह एक साथ पूरी फैमिली को मार देता है, और उसका स्टाइल अलग था। उसने जितने भी मर्डर किए थे सभी चाकू से किए थे, लेकिन इस बार जो मर्डर हुआ वह चाकू से नहीं बल्कि पॉइजन देकर मर्डर किया गया। भार्गव अपने डैड की बात को सुनकर बोला, सॉरी डैड, लेकिन अपने जिसे पकड़वाया होगा वह तो अभी भी जेल में होना चाहिए। और अपने कहा कि वह तरीका चेंज किया है, क्या पता कि कोई उसका अपना होगा जो रिवेंज लेने के लिए धमकी दे रहा होगा। आखिर कौन था जो मर्डर करके भार्गव को अपना शिकार बना रहा था? आगे की कहानी पढ़ते रहिए डिटेक्टिव। क्या वह साइको किलर जेल से छूट गया, या फिर कोई दूसरा था जो रिवेंज ले रहा था? अपने अब तक पढ़ा कि भार्गव अपने प्यार का इजहार रूबी से कर दिया था और वह सफल भी रहा, लेकिन जैसे ही वह घर पहुंचा तो उसकी मॉम रिया ने बताया कि उसके लिए कोई कुरियर आया हुआ था। भार्गव कंफ्यूज था कि आखिर कौन था जो उसके लिए कुरियर भेजेगा। उधर डिटेक्टिव विशाल ऑफिसर नम्रता के साथ उस केस को सॉल्व करने में लगे हुए थे। उनके सारे एविडेंस शैडो की तरफ ही इशारा कर रहे थे। ऑफिसर भी इस बात से चिंतित थी कि भार्गव तो वहां पर पहले से ही मौजूद था। उसके दिमाग में भी संदेह बने हुए थे कि शैडो ने ही इन मर्डर मिस्ट्री के शामिल है। भार्गव अपने रूम की तरफ बढ़ा तो उसने देखा कि उसके तबके पर एक लाल कलर का बॉक्स रखा हुआ था। इसके ऊपर भार्गव का नाम लिखा हुआ था। भार्गव देर न करते हुए तुरंत उस बॉक्स को ओपन किया। जैसे ही बॉक्स खुला उसने जो देखा उसका दिमाग ही फिर गया। आखिर ये क्या था? उस बॉक्स में किसी के 3 अंगुली थी जिसके ऊपर खून लगी हुई थी, और एक पत्र था जो को शायद खून से लिखा गया था, इट्स टाइम टू रिवेंज नेक्स्ट टारगेट यू। भार्गव जैसे से उस पत्र को पढ़ा वह जोर से चिल्लाया। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर रिया उसके कमरे में आ गई। रिया ने जैसे देखी उसको चीखें निकल गई। वह भार्गव को गले से लगाते हुए बोली, भार्गव बेटा तुम डरो मत, बाकी का मैं सब कुछ संभाल लूंगी। वो तुरंत इसकी जानकारी विशाल को दिया। विशाल और ऑफिसर दोनों तुरंत वहां से निकल लिए। भार्गव को शक होने लगा था कि हो ना हो ये अंगुलियां उन्हीं तीनों का होगा जिनका मर्डर मॉल में हुआ था, लेकिन भार्गव गौर करके उनके उंगली को नहीं देखा था क्योंकि तीनों लिटिल फिंगर ही थी। भार्गव सोच में पड़ गया, आखिरकार उसके घर पर ये उंगलियां कहाँ से आ गई? आखिर कौन है इनका मर्डर? क्या कोई ऐसा था जो डिटेक्टिव शैडो का राज जानता था? क्या होने वाला था कि भार्गव का राज खुल गया था? भार्गव को अब डर लगने लगा था कि कोई था जो उसका असलियत जानता था, लेकिन कैसे? उसने तो जानबूझकर अपनी कार्ड ऐसा जगह रखा था जिससे वह नम्रता को ही मिले, और हुआ भी ऐसा था। अचानक ये तीसरा कौन आ गया जो रिवेंज लेने वाला है? वो भी मुझसे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ देर के बाद विशाल और ऑफिसर नम्रता घर पहुंच गए। विशाल जैसे ही उन उंगलियों को देखा तो वह समझ गया था कि हो ना हो ये उंगलियां उन्हीं तीनों का ही है, और ये काम किसी और का नहीं बल्कि उसी का है जिसे मैंने करीब 10 साल पहले पकड़वाया था एक मर्डर के कैसे में। उसमें भी सेम यही कहानी थी, वह एक साथ पूरी फैमिली को मार देता है, और उसका स्टाइल अलग था। उसने जितने भी मर्डर किए थे सभी चाकू से किए थे, लेकिन इस बार जो मर्डर हुआ वह चाकू से नहीं बल्कि पॉइजन देकर मर्डर किया गया। भार्गव अपने डैड की बात को सुनकर बोला, सॉरी डैड, लेकिन अपने जिसे पकड़वाया होगा वह तो अभी भी जेल में होना चाहिए। और अपने कहा कि वह तरीका चेंज किया है, क्या पता कि कोई उसका अपना होगा जो रिवेंज लेने के लिए धमकी दे रहा होगा। आखिर कौन था जो मर्डर करके भार्गव को अपना शिकार बना रहा था? आगे की कहानी पढ़ते रहिए डिटेक्टिव। क्या वह साइको किलर जेल से छूट गया, या फिर कोई दूसरा था जो रिवेंज ले रहा था? CH-49 भार्गव गिरफ्तार होगा या नहीं? भार्गव जैसे ही टेबल पर रखा बॉक्स को ओपन किया तो जो कुछ उसने देखा उसके होश ही उड़ गया, क्योंकि उसमें 3 कटी हुई फिंगर मिली और उसमें एक धमकी भरी पत्र मिली जिसे देखकर भार्गव की चीख निकल गया। उसकी चीख सुनकर उसकी मॉम आ गई। वह तुरंत विशाल को कॉल किया और कुछ ही देर में विशाल पहुंच गए। विशाल ने जैसे ही उन उंगली को देखा उन्हें वो कुछ परिचित लगा, क्योंकि 10 साल पहले उसने ऐसे केस को सॉल्व किया था जिसमें किलर मर्डर करने के बाद उंगलियां काटकर अपने अगले टारगेट के पास कुरियर कर देता था। विशाल को उस किलर को पकड़ने के लिए करीब 1 महीना सा समय लग गया था। वह कोई और नहीं बल्कि फेमस बिजनेसमैन किशोर था, जो कि साइको था। उसे मर्डर करके उंगलियां काटने का शौक था। विशाल ने कुछ सोचा और बोला, ये तो किशोर का ही काम होगा, क्योंकि पिछले बार मैंने सेम कैसे सॉल्व किया जिसमें बस मर्डर पॉइजन से नहीं बल्कि चाकू से सीधे दिल पर मार कर किया गया था। विशाल अचानक से बोला, सॉरी डैड, लेकिन अपने जिसे पकड़वाया होगा वह तो अभी भी जेल में होना चाहिए। और अपने कहा कि वह तरीका चेंज किया है, क्या पता कि कोई उसका अपना होगा जो रिवेंज लेने के लिए धमकी दे रहा होगा।
विशाल बोले, भार्गव तुम सही भी हो सकते हो, उसे उम्र कैद हुई थी, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही उसे दूसरे जेल शिफ्ट करते समय किशोर और उसके साथ करीब 3 और कैदी की मौत हो गई थी, वो भी गाड़ी पलटने की वजह से। मुझे कुछ अजीब लगा, लेकिन फोरेंसिक टीम ने यही कहा। विशाल बड़े ही ध्यान से देखते हुए बोले, लेकिन डैड फिर मुझे ये लेटर भेजने की क्या ज़रूरत, क्या वो अब आपसे बदला लेना चाहता होगा? लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अगर वह स्वयं होता तो आपसे बदला लेने के लिए आपके नाम का लेटर भेजता, लेकिन यह मुझे लेटर भेजा है और उसकी लिखावट के हिसाब से ऐसा लग रहा था कि मानो वो बड़ी हड़बड़ी में लिख रहा हो, और राइटिंग से ऐसा लग रहा है कि इसकी उम्र करीब 15-20 साल के अंदर ही होगी। लेटर पर पेन का प्रेशर बहुत है, यानी वह हल्के हाथ से लिखता होगा और गुस्सा दिखाने के लिए ऐसा लिखा होगा। विशाल बोले, भार्गव तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन तुम अपना ध्यान देना, मैं सिक्योरिटी के लिए आज ही बात करूंगा। जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता तब तक तुम दोनों हमेशा सिक्योरिटी के निगरानी में ही रहना, रात हो या दिन। मैं जल्दी से सब कुछ नॉर्मल करने की कोशिश करता हूँ। इतना सुनते ही ऑफिसर जोर से हंसने लगी। भार्गव उसे घूर रहा था, लेकिन उसकी हंसी ही नहीं रुक रही है। वह अपने मन में सोच रही थी, जिसके एक ही कैसे सॉल्व करने से सारे जगह तहलका मच गया, उसे किससे डर होगा? और तो भार्गव इतना होशियार है कि वह जिस ड्रग्स का यूज करके किल्ले को मारता है उसके बारे में कोई फोरेंसिक डॉक्टर नहीं पता लगा पाए। फिर कैसे मैंने सोच लिया ये मर्डर भार्गव होने किए होंगे। ऑफिसर को हंसी को देखकर विशाल बोला, क्या हुआ ऑफिसर, कोई प्रॉब्लम है क्या? ऑफिसर, नहीं सर, बस मैं कुछ सोच रही थी और कुछ भी नहीं है। उसके बाद क्या ही था, विशाल वहां से वापस चला गया डिग से मिलने के लिए, और नम्रता अभी भी वहीं पर थी। भार्गव अपने रूम में जाकर केस से संबंधित सभी जानकारी निकलने लगा। वह पिछले 10 साल के केस के बारे में पढ़ा तो इसे एहसास हुआ कि उसके 10 कितने सही थे, क्योंकि पिछली बार करीब 3 लोग किडनैप हुए थे। अभी भार्गव केस के बारे में पढ़ रहा था, अचानक उसके बाहर कुछ पुलिस को गाड़ियां आ गई। सभी को यही लग रहा था कि ये सिक्योरिटी के लिए आई हुई थी, लेकिन ये उल्टा तो भार्गव को गिरफ्तार करने के लिए आ चुकी हुई थी, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज के अनुसार मॉल में जितनी जगह भार्गव गए हुए थे, ठीक उनके बगल कहीं न कहीं उन तीनों ही मिले थे, और भार्गव गलती से उनको सेम ड्रग्स दिए थे जिनसे उनकी मौत हुई थी। जैसे ही उन पुलिस वाले ने ये कहा कि वे लोग भार्गव को गिरफ्तार करने के लिए हुए थे, तो रिया और ऑफिसर नम्रता दोनों शॉक रह गए। भार्गव को अब समझ में आ गया था कि उसे इन केस के बारे में फंसाया जा रहा था। उसे भली भांति पता था उसके डैड यूज छुड़ा लेंगे। अब तो उसे शक होने लगा था कि हो न हो इन मर्डर केस में किसी मॉल वाले कर्मचारी या फिर मालिक का हाथ है। बिना उनके साथ दिए यह मर्डर इतनी प्लानिंग के साथ नहीं हो सकता। क्या भार्गव गिरफ्तार हो जाएगा या विशाल बचा लेगा अपने बेटे को? आखिरकार मुर्दे कौन है? क्या शेडो है असली मुर्दीरा? जैसे ही उन पुलिस वाले ने ये कहा कि वे लोग भार्गव को गिरफ्तार करने के लिए हुए थे, तो रिया और ऑफिसर नम्रता दोनों शॉक रह गए। भार्गव को अब समझ में आ गया था कि उसे इन केस के बारे में फंसाया जा रहा था। उसे भली भांति पता था उसके डैड यूज छुड़ा लेंगे। अब तो उसे शक होने लगा था कि हो न हो इन मर्डर केस में किसी मॉल वाले कर्मचारी या फिर मालिक का हाथ है। बिना उनके साथ दिए यह मर्डर इतनी प्लानिंग के साथ नहीं हो सकता। क्या भार्गव गिरफ्तार हो जाएगा या विशाल बचा लेगा अपने बेटे को? आखिरकार मुर्दे कौन है? क्या शेडो है असली मुर्दीरा? CH-50 भार्गव का मास्टर प्लान क्या? आपने अब तक पढ़ा कि भार्गव के घर कुछ कटी हुई उंगलियां और एक धमकी भरा पत्र मिला था, जिसे देखकर भार्गव उस केस पर सीक्रेटली काम करने लगा, और ऑफिसर नम्रता भी उसके घर ही रुकी थी। विशाल सिक्योरिटी के लिए डिग के पास गए हुए थे। उसके बाद ही भार्गव के घर पुलिस आ गई। पहले तो सभी को ऐसा लगा कि ये पुलिस सिक्योरिटी के लिए आई होगी। जैसे ही SP प्रेम बोले, भार्गव आर यू अंडर अरेस्ट? इतना सुनते ही रिया और नम्रता दोनों देखने लगे, लेकिन भार्गव को अब समझ में आ गया था कि आखिर ये SP प्रेम है कौन और ये उसके पास क्यों आए हुए थे। SP प्रेम से CBI ऑफिसर नम्रता बोली, तुम इतनी जल्दी इस केस को कैसे सॉल्व कर लिए, और तुम इस केस पर काम भी नहीं कर रहे हो? इस मर्डर केस को हमारी टीम इन्वेस्टिगेट कर रही है, तो तुम यहाँ से अपने ये टट्टुओं को उठाओ और यहाँ से चलते बनो। इतना सुनते ही SP प्रेम के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि वहाँ पर CBI ऑफिसर होगी। भार्गव पीछे खड़ा होकर ये सब सुन रहा था। भार्गव देखकर हंस रहा था। उतने में प्रेम बोले, मुझे ऑर्डर मिला है, वो भी कोई और नहीं मिनिस्टर रविशंकर का, और अब ये केस तुमसे ट्रांसफर किया जा रहा है क्योंकि तुम दोनों एक अच्छे दोस्त हो, और जितने प्रूफ मिला है उसमें से सबसे ज्यादा भार्गव के तरफ इशारा कर रहे थे। ये तुम्हें अच्छे से पता होंगे, तो अब ये तुम ही कर लो। उधर भार्गव खड़ा होकर पीछे चुपचाप ये सब बड़े आराम से सुन रहा था। उसके दिमाग में अलग ही प्लान चल रहा था। शायद वो कुछ बड़ा सोच रहा थे कि आगे क्या होने वाला था। भार्गव चुपचाप आगे आ गया। उसे आगे आते देखकर नम्रता उससे पूछी, भार्गव क्या हुआ? तुम अंदर जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। भार्गव बोला, इसकी कोई जरूरत नहीं, ये लोग मुझे कुछ भी नहीं कर सकते। उन्हें लगता है मॉम आप अंदर जाए और तुम मॉम का ख्याल रखना। उसके बाद भार्गव SP प्रेम से बोला, चलिए सर। उसे इतनी जल्दी आते देखकर प्रेम को कुछ अजीब लगा, लेकिन उसे क्या पता आगे क्या होने वाला था। SP प्रेम उसे हथकड़ी पहनने लगे। तभी भार्गव बोला, सॉरी सर, लेकिन मैं आपको रिस्पेक्ट करता हूँ, उसका मतलब ये नहीं आप जो चाहे वे करेंगे। अभी मेरे ऊपर किसी मर्डर करने का कोई ठोस प्रूफ नहीं है, और नहीं मुझे कोर्ट कातिल घोषित करार दिया है, तो ये हथकड़ी आप अंदर डालिए। प्रेम पहले गुस्सा तो हुए, लेकिन उसने कुछ नहीं सोचा और उसे बिना हथकड़ी के अंदर बैठ लिए।
कुछ देर के बाद वीर थाने में पहुंचा जहां पर वह देखा कि लगी सिक्योरिटी थी, मतलब उसे लग गया था कि मिनिस्टर वहां पर है। ये मिनिस्टर और कोई नहीं बल्कि वही है जिसके बेटे को शैडो ने पॉइजन देकर मारा था, लेकिन वे सभी एक नेचुरल डेथ लग रही थी क्योंकि उदासी पॉइजन ड्रग्स कोई आम पॉइजन नहीं थे। वह शरीर में तब तक रहता था जब तक कि उस आदमी का मृत्यु नहीं हो जाता और उसके बाद वह पॉइजन अचानक से उसके शरीर से गायब हो जाते थे। वीर जैसे ही अंदर गया तो वह देखा कि मिनिस्टर रविशंकर अंदर ही बैठे हुए थे और ये क्या, उसे देखते ही भार्गव के चेहरे पर एविल स्माइल आ गई जिसे देखकर हर कोई हैरान था। उसकी हंसी को देखकर एसपी और कुछ इंस्पेक्टर उसे अंदर सेल में डाल दिए। भार्गव अंदर था और उसके सामने एसपी प्रेम और मिनिस्टर खड़े हुए थे। भार्गव के चेहरे पर अभी भी एविल स्माइल थी। आखिर आगे क्या होने वाला था? भार्गव क्या करने वाला था मिनिस्टर के साथ? क्या इन मर्डर के पीछे एसपी प्रेम और मिनिस्टर का हाथ है? क्या भार्गव की बचा पाएंगे डिटेक्टिव विशाल और ऑफिसर? क्या होगा भार्गव के साथ जेल में? आगे की कहानी पढ़ते रहिए डिटेक्टिव सीईओ केवल पॉकेट नोवेल पर। अपने अब तक पढ़ा कि भार्गव के घर कुछ कटी हुई उंगलियां और एक धमकी भरा पत्र मिला था जिसे देखकर भार्गव उस केस पर सीक्रेटली काम करने लगा और ऑफिसर नम्रता भी उसके घर ही रुकी थी। विशाल सिक्योरिटी के लिए डिग के पास गए हुए थे। उसके बाद ही भार्गव के घर पुलिस आ गई। पहले तो सभी को ऐसा लगा कि ये पुलिस सिक्योरिटी के लिए आई होगी। जैसे ही एसपी प्रेम बोले भार्गव आर यू अंडर अरेस्ट, इतना सुनते ही रिया और नम्रता दोनों देखने लगे, लेकिन भार्गव को अब समझ में आ गया था कि आखिर ये एसपी प्रेम है कौन और ये उसके पास क्यों आए हुए थे। एसपी प्रेम से सीबीआई ऑफिसर नम्रता बोली, तुम इतनी जल्दी इस केस को कैसे सॉल्व कर लिए और तुम इस केस पर काम भी नहीं कर रहे हो? इस मर्डर केस को हमारी टीम इन्वेस्टिगेट कर रही है, तो तुम यहाँ से अपने ये टट्टुओं को उठाओ और यहाँ से चलते बनो। इतना सुनते ही एसपी प्रेम के चेहरे का रंग उड़ गया क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि वहां पर सीबीआई ऑफिसर होगी। भार्गव पीछे खड़ा होकर ये सब सुन रहा था। भार्गव देखकर हंस रहा था। उतने में प्रेम बोले, मुझे ऑर्डर मिला है, वो भी कोई और नहीं मिनिस्टर रविशंकर का, और अब ये केस तुमसे ट्रांसफर किया जा रहा है क्योंकि तुम दोनों एक अच्छे दोस्त हो। और जितने प्रूफ मिला है उसमें से सबसे ज्यादा भार्गव के तरफ इशारा कर रहे थे। ये तुम्हें अच्छे से पता होंगे, तो अब ये तुम ही कर लो। उधर भार्गव खड़ा होकर पीछे चुपचाप ये सब बड़े आराम से सुन रहा था। उसके दिमाग में अलग ही प्लान चल रहा था। शायद वह कुछ बड़ा सोच रहा थे कि आगे क्या होने वाला था। भार्गव चुपचाप आगे आ गया। उसे आगे आते देखकर नम्रता उससे पूछी, भार्गव क्या हुआ? तुम अंदर जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। भार्गव बोला, इसकी कोई जरूरत नहीं, ये लोग मुझे कुछ भी नहीं कर सकते। उन्हें लगता है मॉम आप अंदर जाए और तुम मॉम का ख्याल रखना। उसके बाद भार्गव एसपी प्रेम से बोला, चलिए सर। उसे इतनी जल्दी आते देखकर प्रेम को कुछ अजीब लगा, लेकिन उसे क्या पता आगे क्या होने वाला था। एसपी प्रेम उसे हथकड़ी पहनने लगे। तभी भार्गव बोला, सॉरी सर, लेकिन मैं आपको रिस्पेक्ट करता हूँ, उसका मतलब ये नहीं आप जो चाहे वे करेंगे। अभी मेरे ऊपर किसी मर्डर करने का कोई ठोस प्रूफ नहीं है और नहीं मुझे कोर्ट कातिल घोषित करार दिया है, तो ये हथकड़ी आप अंदर डालिए। प्रेम पहले गुस्सा तो हुए लेकिन उसने कुछ नहीं सोचा और उसे बिना हथकड़ी के अंदर बैठ लिए। कुछ देर के बाद वीर थाने में पहुंचा जहां पर वह देखा कि लगी सिक्योरिटी थी, मतलब उसे लग गया था कि मिनिस्टर वहां पर है। ये मिनिस्टर और कोई नहीं बल्कि वही है जिसके बेटे को शैडो ने पॉइजन देकर मारा था, लेकिन वे सभी एक नेचुरल डेथ लग रही थी क्योंकि उदासी पॉइजन ड्रग्स कोई आम पॉइजन नहीं थे। वह शरीर में तब तक रहता था जब तक कि उस आदमी का मृत्यु नहीं हो जाता और उसके बाद वह पॉइजन अचानक से उसके शरीर से गायब हो जाते थे। वीर जैसे ही अंदर गया तो वह देखा कि मिनिस्टर रविशंकर अंदर ही बैठे हुए थे और ये क्या, उसे देखते ही भार्गव के चेहरे पर एविल स्माइल आ गई जिसे देखकर हर कोई हैरान था। उसकी हंसी को देखकर एसपी और कुछ इंस्पेक्टर उसे अंदर सेल में डाल दिए। भार्गव अंदर था और उसके सामने एसपी प्रेम और मिनिस्टर खड़े हुए थे। भार्गव के चेहरे पर अभी भी एविल स्माइल थी। आखिर आगे क्या होने वाला था? भार्गव क्या करने वाला था मिनिस्टर के साथ? क्या इन मर्डर के पीछे एसपी प्रेम और मिनिस्टर का हाथ है? क्या भार्गव की बचा पाएंगे डिटेक्टिव विशाल और ऑफिसर? क्या होगा भार्गव के साथ जेल में?